हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका टोबी। एक बार फिर से आ गए हैं हम टोबी गिल्ड पे। और आज ये होने वाला है हमारा दूसरा लेक्चर। बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क का आज हमारा होने वाला है यहाँ पे दूसरा लेक्चर। आई होप लास्ट लेक्चर में आपको चीज़ें कुछ तो समझ आई होगी, और ये वाला लेक्चर भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। आने वाले हम 4 लेक्चर्स में कंप्यूटर नेटवर्क का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ताकि हमारे कुछ तो बेसिक्स क्लियर हो जाए और चीज़ें हमको अच्छे से समझ आने लगे। उसके बाद हम मेन कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचिंग। लास्ट टाइम हमने देखा था सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में किस तरह से ये अलग होते हैं, मतलब पैकेट स्विचिंग क्या होता था और सर्किट स्विचिंग क्या होता था। तो मतलब ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी, आपको समझ भी आई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर पे विजिट कर सकते हैं। हमने देखा था कि सर्किट स्विचिंग में पाथ रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम रिजर्वेशन ट्रेन ट्रेन में रिजर्वेशन करके जाते हैं, तो उससे पहले हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, तब हम उस सीट पे जाके बैठ पाते हैं। लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं था, हमको किसी भी पाथ रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हमको पाथ रिजर्वेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा डायरेक्टली जा सकते हैं। और मैकेनिज्म इसका ये था कुछ, स्टोर एंड फॉरवर्ड ये था कुछ, और इसमें सर्किट इस्टेब्लिश करना होता था। ठीक है, इतनी चीज़ें तो क्लियर है, हो गई थी। थोड़ा सा हम आज टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ओएसआई मॉडल के बारे में भी जानेंगे। ये हमने एक डायग्राम भी देखा था लास्ट टाइम, जिसमें सोर्स नेटवर्क से हम किस तरह से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंच रहे थे। और ये एरिया था, ये था अपना इंटरनेट। और वाइड एरिया नेटवर्क भी हमने बोल दिया था इसको। तो ये वाला डायग्राम हमने लास्ट टाइम देखा था, और जिसमें हमने समझा था किस तरह से एक सोर्स प्रोसेस होस्ट से होके, सोर्स राउटर से होके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कैसे ना कैसे होके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझी थी। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। वैसे हम इसको नहीं देखने वाले हैं डेप्थ में, हम बस इसके बारे में ऊपर ऊपर से जानेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें होती है। टीसीपी आईपी मॉडल को हम 5 लेयर्ड मॉडल बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले होती है हमारे पास फिजिकल लेयर, फिर लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 5 लेयर्स हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल में आ जाती है। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास ये 5 लेयर हमको देखने को मिल जाती है। सबसे ऊपर होता है अपने पास एप्लीकेशन लेयर। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब हम अच्छे से समझेंगे अपने, जब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क में ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से डेप्थ में देखेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप लेयर हो जाती है। फिर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, इसको अभी आप अपने दिमाग में रखो, हम समझेंगे एकदम अच्छे से। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम के 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो हम बेसिकली मैं इसको इस तरह समझा सकता हूँ, जैसे कि हो गया गूगल क्रोम, नोटपैड, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लाइक एक एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, वो हो जाएगा अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम। और सिस्टम प्रोग्राम वो होते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं हार्डवेयर से और एक सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर कर रखा है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे अपने पास गूगल क्रोम और नोटपैड बोल सकते हैं, और और भी बहुत सारे हो जाते हैं, कैलकुलेटर हो जाता है।
टेलीग्राम हो जाता है। और सिस्टम प्रोग्राम में आ जाता है अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है अपने पास सिस्टम प्रोग्राम में। तो ये बेसिक है, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाता है, सिस्टम प्रोग्राम आ जाता है। इसमें कुछ तो नेटवर्क बेस्ड हो जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे गूगल क्रोम और टेलीग्राम हो जाएगा अपना नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम, और कैलकुलेटर और नोटपैड हो जाता है नॉन नेटवर्क बेस्ड। ठीक है, अब बात कुछ प्रोसेस पे आ जाती है। व्हाट इज़ प्रोसेस? ठीक है, अगर प्रोसेस को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, एग्जांपल नोटपैड हमने इंस्टॉल कर रखा है। जब मैं नोटपैड को एग्जीक्यूशन में लूँगा, मान लो नोटपैड इंस्टॉल्ड है तो ये एक एप्लीकेशन है, मैंने इसको एग्जीक्यूशन में लिया, मैंने डबल क्लिक किया, मेरा नोटपैड स्टार्ट हो गया, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा हम उसको बोलेंगे प्रोसेस। अपना प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूशन में आ जाता है, प्रोग्राम whenever in execution it becomes process। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो हम इसको प्रोसेस बोल देते हैं। एग्जांपल नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ब्राउज़र हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो ये सारे बन जाएंगे प्रोसेस। जब भी मैं इन पे डबल क्लिक करूँगा और मैं इसको यूज़ करने लगूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर को यूज़ करने लग गया, ब्राउज़र को यूज़ करने लग गया, टेलीग्राम को यूज़ करने लग गया, तो ये सारे प्रोग्राम्स कन्वर्ट होके प्रोग्राम प्रोसेस के फेज में आ जाते हैं। नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं कुछ तो, जैसे ब्राउज़र हो गया और टेलीग्राम हो गया, ये हो जाते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये हो जाते हैं नॉन नेटवर्क बेस्ड। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको इंटरनेट और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होगी आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस आईडी। ठीक है, अब हमने अभी जाना कि प्रोसेस क्या होता है। जब भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है वो हो जाता है प्रोसेस, और हर प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी होती है, असाइंड मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ बात ये आ गई कि प्रोसेस की होती है प्रोसेस आईडी, जो कि असाइन की जाती है और मैनेज की जाती है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस आईडी को हर प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी दी जाती है ताकि वो मैनेज कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हमें समझ आई कि एक प्रोग्राम होता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है, और हमने ये भी जाना कि हर प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी दी जाती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई। थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आ रहा है, नेटवर्किंग में आता ही है। हमने देखा था एप्लीकेशन लेयर पे नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क प्रोसेसेस, वेब ब्राउज़र, मेल यूज़र एजेंट एक्सेट्रा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में हमने देखा क्या, नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क प्रोसेसेस होते हैं कुछ, जैसे हो गया वेब ब्राउज़र, मेल यूज़र एजेंट एक्सेट्रा। इसको हम MUA भी बोल देते हैं, मेल यूज़र एजेंट। टॉप जो अपना ये वाला टॉपिक था जिसमें हमने जाना एप्लीकेशन लेयर के बारे में। नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो नेटवर्क प्रोसेस करते हैं, वेब एप्लीकेशन, मेल यूज़र भी आ जाते हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा सा पोर्ट नंबर के बारे में कि पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर 16 बिट का होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर एक अपना 16 बिट का होता है। ये सब चीज़ें, बिट्स कितने बिट का होता है क्या, ये सब चीज़ें हम आगे अच्छे से जानेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि हमारे पास एक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर बेसिकली किसको असाइन किया जाता है, प्रोसेस को असाइन किया जाता है। ये क्या करता है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। 2 बाइट्स का अनसाइंड इंट होता है, प्रॉपर्टीज लोकली यूनिक और शुड बी यूनिक विद इन द मशीन। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र है। यूज़र कोई तो एक मशीन यूज़ कर रहा है, मैंने बोल दिया कि ये कंप्यूटर 1 यूज़ कर रहा है। अब इस कंप्यूटर में बहुत सारे इसने प्रोसेस खोल रखे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसने रन कर रखी है। जब भी एप्लीकेशन रनिंग फेज में जाती है हम उसको बोल देते हैं प्रोसेस। तो सभी प्रोसेस की एक पोर्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका दिया 1 2 3 4 5 और ये यूनिक होगा ताकि हम लोकल मशीन में इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल मेरे को नेटवर्क में कुछ तो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मेरे को जैसे मान लो कि किसी ने मेरे को हाय भेजा इंस्टाग्राम पे, तो जब भी मैं मेरे फ़ोन में या कंप्यूटर में वो मैसेज रिसीव होगा तो मेरे कंप्यूटर में एक प्रोसेस चल रहा होगा जो कि मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम होगा, और उस इंस्टाग्राम की मेरा कंप्यूटर कैसे उसको वेरीफाई करेगा कि मेरे को ये वाला मैसेज इस प्रोसेस में भेजना है, तो उसका एक प्रोसेस नंबर होगा, मतलब पोर्ट नंबर होगा, जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि इस मशीन में इस प्रोसेस के लिए ये वाला मैसेज आया है। तो शुड बी यूनिक विद इन अ मशीन। तो पोर्ट नंबर यूनिक होना चाहिए विद इन अ मशीन में, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, पोर्ट नंबर का थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर बेसिकली हम बोलेंगे यूज टू आइडेंटिफाई अ नेटवर्क प्रोसेस इन अ मशीन। एक मशीन में हम किसी भी नेटवर्क प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर। प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, used to identify network process in a machine, process involved in a network communication, port number should be unique within a machine। हाँ जी, ये बात तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने लिए कि पोर्ट नंबर यूनिक होना चाहिए विद इन अ मशीन। एक मशीन में जो भी हमारा पोर्ट नंबर होने वाला है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हम विद इन अ जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर में हमने बहुत सारे एप्लीकेशन चला रखे हैं, वो बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो सभी प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर असाइन होगा, और उस पोर्ट ताकि जैसे मान लो कि हमारे कंप्यूटर में कोई दो प्रोसेस चल रहा है, एक इंस्टाग्राम चल रहा है, एक व्हाट्सअप चल रहा है, और हमने सेम ही नंबर असाइन कर दिया, सेम ही पोर्ट नंबर दोनों प्रोसेस को असाइन कर दिया, तो अगर हमको कोई भी मैसेज रिसीव होता है तो इंस्टाग्राम वाला मैसेज चला जाएगा व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप वाला भी इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा कि हमको मैसेज कहाँ पे भेजना है, तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पोर्ट नंबर शुड बी यूनिक विद इन अ मशीन। पोर्ट नंबर यूनिक होना ही चाहिए। टू नेटवर्क प्रोसेस रनिंग इन द सेम होस्ट कैन नॉट हैव द सेम पोर्ट नंबर एट अ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी दो प्रोसेस के सेम पोर्ट नंबर नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें हमने जान ली कि ओएस के द्वारा साइन होगा, और पोर्ट नंबर को हम PID से यहाँ डिनोट कर देंगे, ये सब हम आगे जानेंगे। एक ये यहाँ पे पिक्चर है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मानो कि सोर्स P1, सोर्स होस्ट, ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स IP एड्रेस, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। जैसे मान लो कि एक यूज़र है X, ठीक है, और एक यूज़र है Y। यूज़र X को डेटा शेयर करना है यूज़र Y पे, कुछ ना कुछ तो मैसेज है वो यूज़र Y पे यूज़र X को भेजना है। तो यहाँ पे पहले तो सोर्स प्रोसेस होगा, ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स IP एड्रेस, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे डेटा को शेयर करेंगे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन IP एड्रेस पे। सोर्स प्रोसेस क्या होगा? जैसे मान लो कि मेरे एक कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है जिसको मैंने बोला कि ये सोर्स प्रोसेस है, उसकी एक यूनिक पोर्ट नंबर होगा जिसकी भी हेल्प से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये वाला मैसेज इस वाले प्रोसेस से निकल रहा है, इस वाले एप्लीकेशन से मैंने इस वाले मैसेज को निकाला, और मेरे पास सोर्स होस्ट नंबर होगा। मतलब IP एड्रेस को हम बहुत डीप में देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मैंने बोला कि इस वाली मशीन से, जैसे मशीन, इसको मैंने पूरे को बोल दिया एक कंप्यूटर, इस वाले कंप्यूटर से एक मैसेज निकला इस वाले प्रोसेस से,
वो जब डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, उससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वाले मशीन पे हमको ये वाला मैसेज डिलीवर करना है। अब जरूरी थोड़ी ना है जिस वाले मशीन पे हम ये वाला मैसेज भेज रहे हो उसमें एक ही प्रोग्राम, एक ही प्रोसेस रन कर रहा हो। मान लो कि मैं उस मैसेज को व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू भेजा है तो मेरे को वो वाला मैसेज व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे ही रिसीव होगा। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इस वाले मशीन पे केवल एक व्हाट्सएप ही चल रहा हो, व्हाट्सएप के अलावा भी यूज़र अपना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा, तो वो सब भी चल रहे होंगे। तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे पोर्ट नंबर का बहुत ज़्यादा यूज़ में हो जाता है। पोर्ट नंबर हमको ये बताएगा कि आपका ये वाला प्रोसेस जो चल रहा है, जिस प्रोसेस का ये वाला पोर्ट नंबर है, उस पे ये वाला मैसेज डिलीवर करना है। थोड़ी बहुत बातें आपको क्लियर हुई होगी इस डायग्राम से। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ डेटा एक्सचेंज बिटवीन नेटवर्क प्रोसेस। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफाइन करते हैं हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी एक्सचेंज बिटवीन द नेटवर्क प्रोसेस। क्लाइंट होता है, माना मैंने P1 प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के तहत मैं इस डेटा को भेज रहा हूँ सर्वर के पास, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज, if we want to understand the protocol, so we can say that it is a set of rules that we need to follow before doing any task. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको मंदिर में हम चप्पल और जूते पहन के एंटर नहीं करते हैं। इसी तरह नेटवर्क में जब हम किसी भी डेटा को एक्सचेंज करते हैं ओवर द नेटवर्क, हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, जो कि हम सेट ऑफ रूल्स बोल देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होती है, हमारे पास HTTP आ जाता है, SMTP आ जाता है। HTTP बेसिकली वेब सर्वर पे हो जाता है। POP IMAP आ जाता है, ईमेल के लिए यूज़ होता है। DNS आ जाता है, डोमेन नेम सर्वर एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है अपना। DSCP डायनेमिक IP एड्रेस। SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट आ जाता है। क्लाइंट सर्व मॉडल, ये सारे क्लाइंट सर्व मॉडल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU। PDU क्या होता है? बेसिकली बिटवीन लेयर एन प्रोटोकॉल ऑफ अ मशीन एंड लेयर एन सेम प्रोटोकॉल ऑफ द अदर मशीन। PDU को हम आगे देखेंगे अच्छे से। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। बिटवीन लेयर एंड प्रोटोकॉल, जब भी हम लेयर एंड प्रोटोकॉल को देखते हैं, ऑफ वन मशीन एंड लेयर एंड प्रोटोकॉल ऑफ द अदर मशीन, PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और एप्लीकेशन लेयर आ गई अब दोबारा से। एप्लीकेशन लेयर PDU मैसेज और डेटा। ठीक है, द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन इंटरनेट स्टैक इज the protocol data unit PDU for application layer in a internet stacks is, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैसेज। टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। टू नेटवर्क प्रोसेस बिलोंग टू द डिफरेंट होस्ट। जब भी दो नेटवर्क प्रोसेस होंगे वो बिलोंग करेंगे डिफरेंट होस्ट से। कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग मैसेज। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या समझा कि टू नेटवर्क प्रोसेस बिलोंग टू द डिफरेंट होस्ट। कोई भी दो नेटवर्क प्रोसेस जो कि डिफरेंट डिफरेंट होस्ट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्रोसेस P1, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक मेरा हो गया P1, एक हो गया मेरा P2। जब मैं मैसेज को ट्रांसफ़र करूँगा क्लाइंट से सर्वर की तरफ, तो यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट होस्ट हो जाएंगे। होस्ट मतलब हम मशीन मान लेते हैं, डिफरेंट मशीन को मैंने होस्ट यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्लाइंट पे ये हो गया क्लाइंट होस्ट, ये हो गया सर्वर होस्ट। ठीक है, अब टू नेटवर्क प्रोसेस बिलोंग टू द डिफरेंट होस्ट कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क एक्सचेंजिंग द मैसेज। जब इनको कम्युनिकेट करना है नेटवर्क पे, तो हम ये किसी भी मैसेज को फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होगा।
ठीक है, मैंने बोल दिया प्रोसेस P1। इस प्रोसेस के थ्रू वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस आईडी होगी, प्रोसेस आईडी को हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेसिकली पोर्ट नंबर, और इसके अलावा हमारे पास आईपी एड्रेस भी होगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये इस प्रोसेस से मैसेज निकला और इसी प्रोसेस पे मैसेज सर्वर पे भी हमारे पास जाएगा। हमारे पास HTTP मैसेज आ जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ HTTP मैसेज, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज और HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ये आ जाता है। जैसे वेब ब्राउज़र है, HTTP क्लाइंट होता है, जब ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे तो उसको बोल देंगे HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, जब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो उसको बोल देते हैं HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ये चीज़ें आ जाती है। DNS आ जाता है, डोमेन नेम सर्वर। DNS 2 टाइप्स ऑफ DNS होता है, DNS क्वेरी, DNS रिप्लाई। रिक्वेस्ट मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज, अगर कोई क्वेरी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिखा कि मेरे को google.com, तो अब google.com जब मैं सर्च मारूंगा तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी DNS के पास, मेरे को चाहिए होगा IP एड्रेस और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ताकि मैं उस सर्वर पर पहुँच पाऊँ। तो ये होगी मेरी क्वेरी, मतलब मैंने उससे पूछा कि google.com पे जो भी IP एड्रेस है और जो भी पोर्ट नंबर है, मतलब जो भी चीज़ें रिक्वेस्ट करी है मैंने, वो मेरे को दो। तो ये होगी मेरी क्वेरी। फिर इसमें DNS सर्वर रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई ये इस जगह इस एड्रेस पे आपको जाना है, तो आपको आपको गूगल.com के सर्वर का लिंक, मतलब google.com के सर्वर का एड्रेस प्रोवाइड किया रिप्लाई में। तो ये हो जाता है, DNS हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने DNS क्लाइंट से पूछा, DNS सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें ये हो गई। इसके बाद हमको ये 5 लेयर आर्किटेक्चर मिल जाता है TCP/IP का। एप्लीकेशन लेयर टॉप लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, इंटरनेट लेयर आ जाती है, डेटा लिंक लेयर आ जाती है, फिजिकल लेयर आ जाती है। ये होता है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र प्रोग्राम, जिसको हम बोल देते हैं एप्लीकेशन लेयर। पार्ट ऑफ OS, ये जो सेक्शन है वो OS का पार्ट होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम बेसिकली TCP और UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें देखते हैं। और इंटरनेट और नेटवर्क लेयर पे हम IP से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, डेटा लिंक लेयर। और जो फिजिकल लेयर आ जाती है वो अपनी हार्डवेयर लेवल की हो जाती है। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आ गया अपना ये एप्लीकेशन लेयर, जो कि हो जाता है यूज़र से रिलेटेड होता है एप्लीकेशन लेयर। फिर इसके बाद हमारे पास इस वाले सेक्शन में आ जाता है पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट और नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये बेसिकली पार्ट होते हैं किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और फिजिकल लेयर आ जाते हैं अपने पास हार्डवेयर लेवल पे। और ये एक डायग्राम है जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। सोर्स होस्ट होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है। अगर एप्लीकेशन लेयर, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे मैसेज पास करना चाहता हूँ, तो एप्लीकेशन लेयर इसको हैंड ओवर करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर को, और ट्रांसपोर्ट लेयर नीचे हैंड ओवर करेगा नेटवर्क लेयर पे। और हमारे पास कुछ तो इधर से डेटा आएगा, इधर से डेटा आएगा, और यहाँ पे मैसेज इन द एंड एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, जो कि डेस्टिनेशन होस्ट के पास मिल जाएगा। इसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा अच्छे से समझा था और आने वाले क्लास में और अच्छे से समझेंगे। ये अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन ही लो। ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाता है, UDP आ जाता है, TCP आ जाता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल नाम की चीज़ होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी होता है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो होता है अपने पास सेगमेंट होता है फॉर बोथ TCP/IP UDP। UDP डेटाग्राम, ठीक है। UDP बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर PDU, हम इसको एज अ सेगमेंट काउंट करते हैं। थोड़ा सा नोट बिगड़ गया है, इसको हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में। अब देखो, एप्लीकेशन लेयर PDU, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैसेज है, इसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मैसेज, ये वाला मैसेज है, इसको हम बोलेंगे प्ले लोड। ठीक है, इसको हमने बोला प्ले लोड। TCP और UDP हेडर हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो अपना मैसेज होगा उसको इस पेलोड में भरेंगे।
इसको हम पूरे को बोल देते हैं टीसीपी और यूडीपी सेगमेंट। ये पूरा हो गया अपना एक सेगमेंट जिसमें हम टीसीपी या यूडीपी हेडर लगाएंगे और ये पेलोड में अपना मैसेज भरेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू सेगमेंट, इसको हमने सेगमेंट बोला। ये था अपना मैसेज, इस मैसेज में हमने हेडर लगाया तो ये बन गया सेगमेंट। अब देखो क्या किया, ये मैसेज था, जैसे मान लो कि अपना एक छोटा मैसेज है तो छोटा मैसेज तो इसमें आ जाएगा। अगर एक बड़ा मैसेज है तो हम उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स में। ठीक है, मेरा एक बड़ा मैसेज था तो मैंने इसको 3 भागों में तोड़ा। पहले को मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरे को मैंने सेगमेंट 2 में लगाया और तीसरे को मैंने सेगमेंट 3 में लगाया। इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट कुछ तो काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेंडर डिवाइड एप्लीकेशन मैसेज इनटू सेगमेंट्स पासेस टू द नेटवर्क लेयर। बेसिकली क्या हुआ, जो भी मैसेज था वो हमने डिवाइड किया सेगमेंट्स पे और सेगमेंट इसको फर्दर पास करेगा नेटवर्क लेयर के पास। एक यहाँ पे रीअसेंबली होती है जब मैसेज रिसीव होगा। ये बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन एक वो वाला प्रोसेस होता है जहाँ पे सेंडर एप्लीकेशन मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और नेटवर्क पे पास करेगा। जब वो मैसेज सर्वर पे हमारे पास रिसीव हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे रीअसेंबली। मतलब रिसीवर पॉइंट पे क्या होगा, रीअसेंबल सेगमेंट्स इनटू द मैसेज। हम उसको दोबारा से असेंबल करेंगे अपने मैसेज को ताकि हमको ये दिखाई दे, मतलब हम पुराने मैसेज पे पहुंच जाएं। तो मैसेज पासिस थ्रू द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये तो कुछ तो डायग्राम इस तरह से था, इसके हेल्प से हम समझ सकते हैं। मैसेज अपना यहाँ पे जाना था, ये वाला मैसेज था जो हम भेज रहे थे। एप्लीकेशन लेयर ने इसको पास किया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास मैसेज आया। इन द एंड ये जाता है नेटवर्क लेयर पे और नेटवर्क लेयर से हमारे पास ऊपर आता है। लेकिन जो मैसेज हम यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंड कर रहे हैं वो सेगमेंट के रूप में ट्रांसफ़र होता है। मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट आएगा, फिर मैं इसको रीअसेंबल करूँगा रीअसेंबलर की हेल्प से और इस मैसेज को मैं एप्लीकेशन लेयर पे प्रोवाइड करूँगा। सोर्स में अपने पास ये था, डेस्टिनेशन में इस तरह से मैसेज गया। थोड़ा सा ऊपर सा आइडिया आपको आया होगा। तो ये हो गया एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी कि इंट्रोडक्शन में किस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो 2 वीडियो और बची है इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होगी। ये बस एक ट्रेलर टाइप का है, जैसे मान लो कि आप कोई मूवी देखने वाले हो, उस मूवी के पहले का एक इंट्रोडक्शन है कि ये चीज़ें होती है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से चीज़ें एकदम डेप्थ में समझ आएगी। ये एक लाइक रफ आइडिया है कि हमारे पास ये चीज़ें होती है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई होगी और मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क की।